कल आज और कल लाल गोयल के संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग का सीधा प्रसारण V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से, संवाद सरोकार न्यूज, ऑर्गन डोनेशन इंडिया फाउंडेशन एवं ज्ञान के द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग में हम आपका परिचय उन विशिष्ट अतिथियों से कराते हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत ही ऊंचाइयों को छुआ है और जो एक प्रेरणादायक हैं हम आप सबके लिए और विशेषकर युवा पीढ़ी के लिए। और मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा आज के हमारे विशिष्ट अतिथि रोटेरियन मुकेश सिंघल साहब का। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग में। धन्यवाद गोयल साहब। रोटेरियन मुकेश सिंघल साहब जो हैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3110 के, और ये डिस्ट्रिक्ट कवर करता है यूपी और उत्तरांचल को। आप अनंत कोरुगेटर्स के निदेशक हैं जो कि एक बहुत ही अग्रणी कंपनी है, लीडिंग पैकेजिंग कंपनी है उत्तर प्रदेश की। आप डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं श्री हरीश पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड के भी। आप कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक डायरेक्टर हैं और आप डायरेक्टर हैं ट्रिनिटी बिल्ड टेक जो कि क्लास 1 कंस्ट्रक्शन कंपनी है स्मार्ट सिटी इंडिया लिमिटेड की। आपका पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है रोटेरियन मुकेश सिंघल साहब हमारे कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग में। रोटेरियन मुकेश सिंघल आपको उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में पूरी तरह से इसलिए जाना जाता है कि आपने व्यवसाय में तो आप बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, आप सफल हैं, लेकिन साथ में आप समाज सेवा में बहुत अग्रणी रहे हैं और इसीलिए आप इतनी कम उम्र में भी आप रोटरी की इस ऊंचाइयों को छू पाए हैं। तो लेकिन कुछ पहलू ऐसे हैं जिन्हें अभी बहुत लोग नहीं जानते और हम आज आपके अतीत के उन पन्नों को टटोलना चाहेंगे। तो मेरा आपसे पूछना है कि आप कहाँ पैदा हुए, आपका बचपन कहाँ बीता और आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई। रोटेरियन मुकेश सिंघल साहब प्लीज। धन्यवाद गोयल साहब। मेरा जन्म मुरादनगर मेरठ के पास एक छोटा सा कस्बा है जो सिंचाई विभाग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है और मेरे पिताजी एक इंजीनियर रहे सिंचाई विभाग में, तो हम ट्रांसफरेबल पोस्ट पे उनके साथ रहते थे। मुरादनगर हमारा जन्म हुआ और उसके बाद हम इटावा के पास भरतना पहुंचे और जो एजुकेशन मेरी स्टार्ट हुई वो पीलीभीत शुरू हुई। पीलीभीत की बात करूं तो लायंस बाल विद्या मंदिर वहां का एक अग्रणी स्कूल, आज भी एक अग्रणी स्कूल है। उस स्कूल में मेरी शिक्षा हुई और जो वहाँ टीचर्स का और जो प्रिंसिपल का जो एक माहौल था बच्चों के लिए, एक पारिवारिक माहौल, एक इस तरीके का माहौल कि जिसमें बच्चे को आगे पूरा ग्रो करने का मौका मिले और वो समाज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सके। शायद वही जो चीज उनकी शिक्षा थी वो शायद एक बचपन में घर कर गई और कुछ ऐसा मान लीजिए कि मेरे परिवार का रोल इस तरीके का रहा कि सभी के लिए सुनो और सभी के साथ मिलकर चलो और जो कुछ तुम्हें बेहतर लगता है वो करो, गलत किसी के साथ मत करो। तो कौन सी क्लास तक आप उस स्कूल में पढ़े? मैं 6 क्लास तक उस स्कूल में पढ़ा। उसके बाद की मेरी स्कूलिंग अलीगढ़ में हुई है और अलीगढ़ में मैं 6 से 10 तक नौरंगी लाल जो राजकीय इंटर कॉलेज है उसमें पढ़ा। 10th से 12th में DS इंटर कॉलेज में पढ़ा। तो जो आप 9th से जब आप 9th या 10th तक पढ़े नौरंगी लाल स्कूल में, तो वहां के कोई संस्मरण या कोई चीज आपको याद है दिलचस्प जो आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ मेरे बहुत से संस्मरण ऐसे हैं। वहाँ के जो टीचर्स का है, 2-3 टीचर्स ऐसे रहे। एक मिश्रा जी थे जिन्होंने बायोलॉजी हमको पढ़ाई और एक श्रीनिवास शर्मा जी जिन्होंने इंग्लिश हमको पढ़ाई। वो 2 लोग इस तरीके के रहे कि उनके ताल्लुकात हमारे आज भी, श्रीनिवास माँ साहब का तो इंतकाल हो गया 1 साल पहले, परंतु मिश्रा जी अभी भी हैं। उनका इम्पैक्ट आज भी हमारे ऊपर है और इस तरीके का वो हमको लाला कहते थे। एक्चुअली हमारा एक परिवार था, वो परिवार इस तरीके का था अलीगढ़ में एक फेमस, तो हम लाला के नाम से मशहूर थे, तो हमको लाला कहते थे। और स्कूल में मौज मस्ती हम करते ही करते थे, लेकिन डर इस बात का भी रहता था कि कोई भी बात होती थी तो वो घर तक शिकायत पहुंच जाती थी और जितना
मास्टर लोग मारते थे, उससे ज्यादा परिवार के मारते थे कि भैया तुमने ऐसा काम किया ही क्यों। तो बचपन में मस्ती करने का उतना मौका शायद हमें नहीं मिल पाया इस वजह से। तो आपका ओरिजिनली आप अलीगढ़ के हैं और आप मुरादनगर में, क्योंकि आपके फादर वहां पोस्टेड थे, इसलिए आपका वहां पे आप पैदा हुए। जी, मेरा परिवार जो अलीगढ़ के पास कोरर रुस्तमपुर एक गांव है, वहां का पैदाइश है, वहां की एक्चुअली हमारा परिवार रहने वाला है। और हम लोग बेसिकली पूरा परिवार अलीगढ़ में, करीब 250 लोगों का हमारा परिवार है, बड़ा लंबा चौड़ा, और वो परिवार हमारा यहाँ रहता है। अच्छा, उसके बाद फिर आपने बताया डीएस कॉलेज में आपकी शिक्षा हुई 12th तक। जी जी जी। वहां के कोई संस्मरण या कुछ यादें हैं आपको? बस एक ही थी, हमारे एक आरएन सिंह साहब थे, इंग्लिश के टीचर, और उनका 8th पीरियड खाली होता था, लास्ट पीरियड पढ़ता था उनका। तो हम लोगों का क्या होता था, बीच में 2 पीरियड खाली होते थे, तो हम लोग घर चले जाते थे, और 8th पीरियड में उनके पास 1 या 2 स्टूडेंट रह जाते थे। उन्होंने हमें एग्जाम से डिबार कर दिया। जब पिताजी पहुंचे तो मालूम पड़ा कि शिकायत हुई, तो बहुत डांट पड़ी। बोले आपको या तो टीचर से मिलके आना चाहिए, और बड़ा मान मनोबल के बाद उन्होंने हमारा इस बात को स्वीकार किया कि हमें एग्जाम देने के लिए बैठने दिया। हाँ, लेकिन 12th में फिर हम बिल्कुल सही प्रॉपर रहे, और 8th पीरियड तक हमने क्लास की। तो कुछ छोटी छोटी बदमाशियां रही बस, बाकी सब बढ़िया। जी, तो जब आपने 12th कर लिया, उसके बाद फिर आगे की शिक्षा आपकी कहाँ हुई? डीएस डिग्री कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया लाल साहब जी। और ग्रेजुएशन में मेरे पास जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री। आज आज ही बिल्कुल आज ही की ताजा ताजा संस्मरण है। आज अपने डीएस कॉलेज में आज मैं एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बन के गया सुबह। तो आपको, जैसे आप मुख्य अतिथि बन के गए अपने अल्मा मेटर या अपने पुराने स्कूल में, तो उस वक्त आपके मन में क्या विचार आ रहे थे? बिल्कुल एक अजीब सा अनुभव था। देखिए, जहां आप पढ़े हों, जहां के आपके शिक्षक गण रहे हों और बुजुर्ग रहे हों, और उनके बीच में आपको मुख्य अतिथि के तौर पर जाने का मौका मिले, तो निसंदेह एक गौरव का अनुभव है। और सबसे ज्यादा गौरवान्वित मैं उस बात से हुआ, जो हमारे डीएस कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उनका सुबह सुबह फोन आया कि मुकेश, मैं आज इतना खुश हूं कि मेरे विद्यालय का एक बच्चा, और जो मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा है, आज मेरे ही विद्यालय में अगर मुख्य अतिथि बनकर आ रहा है। तो बोले जितना खुश शायद तुम होगे, उससे बहुत ज्यादा खुश मैं हूं कि चलो मेरे बच्चों में कोई इस लायक निकला कि वो आगे यहाँ तक पहुंच पाए। बहुत बड़ी बात है मुकेश जी कि आज इस मुकाम पे आप पहुंच चुके हैं कि आपको अपने ही स्कूल में, जहां बचपन में पढ़े या जवानी में पढ़े, कि आपको बुलाया गया। लेकिन आपने बताया कि आपने ग्रेजुएशन किया बायोलॉजी और उसमें, जबकि आपके पिताजी इंजीनियर थे, तो ऐसा विरोधाभास कैसे हुआ? ये लाल साहब, एक मन में इच्छा थी कि डॉक्टर बनेंगे, और मेडिकल की तैयारी भी की, सीपीएमटी में सेलेक्ट भी हुए, और 1.5 महीने हम केजीएमसी लखनऊ में पढ़े भी। परंतु केजीएमसी में पहुंचने के बाद हमको मालूम पड़ा, हमारा एडमिशन हुआ ग्रेजुएशन के बाद, और हमें मालूम पड़ा वहां जितने स्टूडेंट थे वो फाइनल ईयर के बाद आईएएस की तैयारी कर रहे थे। तो हमको लगा कि हम 5 साल क्यों बर्बाद करें, ये काम तो हम आज भी कर सकते हैं। और बस बोरिया बिस्तर उठाया, दिल्ली पहुंच गए। घर वालों ने बहुत समझाया, पर जब तो आईएएस बनने का भूत सवार था हमारे सिर पर, और बड़ा उससे मैंने बहुत तैयारी की, और सन 92 में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा भी जी। 3 बार मैंने प्रीलिम क्वालिफाई किया, बट आईएएस नहीं बन पाना था, तो नहीं बन पाया, व्यापार को ज्वाइन कर लिया। अच्छा, तो आपने पूरी कोशिश की आईएएस बनने की, लेकिन प्रीलिम्स क्लियर किए, मेन नहीं क्लियर कर पाए। एक बार मेन क्लियर किया, इंटरव्यू भी दिया। अच्छा, पर वो इंटरव्यू में रह गए। तो उसके बाद जब आप 3 अटेम्प्ट आपने किए, और आप दिल्ली में ही रह के आपने किए, तो घर वालों का क्या प्रतिक्रिया या रिएक्शन होता था? कि एक अच्छा, क्योंकि जो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है वो तो बहुत नामी गिरामी और बहुत ही प्राचीन मेडिकल कॉलेज है इंडिया का, और उसमें आपका एडमिशन होना ही एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, और वहां से आप छोड़ के आप दिल्ली पहुंच गए, और वहां पे आप आईएएस की तैयारी कर रहे थे, और 3 बार आपने अटेम्प्ट भी किया। तो उस वक्त आपके घर वालों ने आपसे कुछ कहा या आपको कुछ महसूस हुआ? नहीं, मैं इस बात में लाल साहब बहुत खुशकिस्मत हूँ। मेरे परिवार ने, मैंने जो भी डिसीजन लिया उसको पूरी तरह सपोर्ट किया, और उनका कहना भी यही था कि जो तुमको बेहतर लगता है, कल को हमसे ये नहीं कहेंगे कि आपने हमको नहीं करने दिया। उन्होंने कहा जो तुम करना चाहते हो। हाँ, एक बात बहुत अच्छी थी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि एक टाइम लिमिट बना लो,
किस टाइम लिमिट तक तुमको करना है, उस टाइम लिमिट तक जो तुम कहोगे वो हम कर रहे हैं, उस टाइम लिमिट के बाद जो हम कहेंगे वो तुमको करना है। तो वो टाइम लिमिट खत्म हो गई कि जो आप करना चाह रहे थे वो हुई नहीं। बिल्कुल। तो ये जो आपने पैकेजिंग कंपनी का शुरुआत की, तो ये आपके यहाँ क्या पहले से आपका पुश्तैनी व्यवसाय था या आपने ही इस चीज को शुरू किया? हम 5 भाई हैं और हम लोगों का संयुक्त व्यापार है। मेरे भाई लोग, मैं जब आया व्यापार में उससे 6 महीने पहले ही आ चुके थे। 6 महीने बाद मैंने भी बिजनेस को ज्वाइन किया और साथ में मिलकर, क्योंकि मैं आया, मैंने इस बीच अपना एमबीए भी कंप्लीट किया था मार्केटिंग में और एचआर में। तो कहाँ से किया? मैंने ये इग्नू से किया था साहब, क्योंकि तैयारी के साथ साथ मैं प्राइवेट ही कर सकता था। जी जी जी। उसका इम्पैक्ट मुझे ये मिला कि जो मेरे अंदर हिचक थी जितनी, या तो उसको आईएएस की तैयारी करने का कारण समझ लीजिए, जितनी मेरी हिचक थी, जितना डर था, वो सब निकल गया। और मैंने जो एग्रेसिव मार्केटिंग किया, जितनी बड़ी बड़ी कंपनी नियर बाई थी उन्हें सभी को ज्वाइन किया, टच किया और उनका व्यापार भी शुरू किया। तो हमारा व्यापार मल्टीफोल्ड बढ़ा उसमें। तो ये पैकेजिंग में आप क्या चीज बना रहे हैं? हम लोगों के पास ऑफसेट प्रिंटिंग है, पेपर पैकेजिंग में कुछ भी, जो भी एक्चुअली हम लोग, हमारा जो मेन कस्टमर है वो यूरोपियन कंट्रीज की हमारी पार्टीज है। हम करीब 25 यूरोपियन कंपनीज में रजिस्टर्ड पैकर है। तो जो भी उनकी पैकेजिंग, इंडिया से मटेरियल जाता है, उस मटेरियल की पैकेजिंग हम करके देते हैं, वो इंडिया में कहीं भी हो। तो हम उन कंपनियों से जुड़े हुए हैं। तो वो मटेरियल आपके यहाँ आता है या आप वो अपना पैकेजिंग वहां भेज देते हैं, वो लोग अपना पैक करके भेजते हैं आगे? नहीं, हम पैकेजिंग उनके यहाँ भेज देते हैं और वो लोग उसको पैक करके भेजते हैं। तो आपने एक कंपनी आपकी चल रही थी अनंत कॉरुगेटर्स के नाम पे, उसके बाद आपने एक दूसरी भी पैकेजिंग कंपनी बनाई जी। तो वो कंपनी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रही थी या एक दूसरे की पूरक थी? एक दूसरे की पूरक ज्यादा थी। एक्चुअली कुछ चीजें एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो हमको डेवलप करनी थी, जो नए काम करने थे, उसके लिए हमने ये विचार किया कि जो हमको काम स्पेशली करने हैं अपने, उसको हम एक दूसरी फर्म में ले जाएं, जिसको कि दूसरी जगह पे, ज्यादा बड़ी जगह में उस काम को अलग से कर सके। तो ये जो आपका व्यवसाय था आपने अलीगढ़ में ही किया और आपके सब भाई अलीगढ़ में ही अभी भी रह रहे हैं? जी, हमने शुरुआत अलीगढ़ से की और हम आज जो है सप्लाई इसकी करीब 23 स्टेट्स में कर रहे हैं अपनी। और हम अलीगढ़ में ही रहे हैं, सभी लोग साथ में हैं और संयुक्त परिवार है हमारा। तो आपका संयुक्त परिवार है, ये भी एक अपने आप में बहुत ही बड़ी बात मानी जाती है आज के समय में। तो आप जब ये कर रहे हैं, तो अभी जो ये 1.5 साल से कोविड का प्रकोप आया, तो इससे क्या आपके व्यवसाय पे कोई असर आपको नजर आया? बिल्कुल गोयल साहब, थोड़ा सा इम्पैक्ट है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा इम्पैक्ट है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा समस्या है, ऐसा भी नहीं है। तो कोई ऐसी चीज आप बताना चाहेंगे अपने व्यवसाय के बारे में, जो हमारे दर्शकों को कोई ऐसी दिलचस्प चीज हो जो दर्शकों को हम सुने और उन्हें अच्छा लगे कि क्या आपने इसमें ऊंचाइयां पाई? जैसे आपने बताया आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट में आप, जैसा आपको ही पता है कि आज देश विदेश में सब एक से एक बड़ी कंपनी है और आप एक बड़ा शहर है, लेकिन इतना बड़ा भी शहर नहीं है, उसे मेट्रो भी नहीं कह सकते और एक क्लास ए सिटी भी नहीं है अलीगढ़। तो एक छोटे से शहर से आपने इतना बड़ा अपना व्यवसाय किया, तो उस सफलता का क्या राज है? 2 चीजें इसमें शेयर करना चाहूंगा। जब मैंने पहले एक्सपोर्ट बिल्कुल शुरू किया हम लोगों ने, तो पहला जो लॉट भेजा वो एक हमारे एक्सपोर्टर थे, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके हमने उसको भेजा। और चूंकि एक्सपोर्ट का काम था तो उसमें चीजें सारी प्योर लगानी है, तो जहां हमने एडहेसिव यूज किया, हमने प्योर फेविकॉल यूज किया। बॉक्स यहाँ से पेस्ट होके गए, क्योंकि वहां कोल्ड क्लाइमेट था, तो फेविकॉल एक तरफ हो गया और सारे बॉक्सेज खुल गए जाकर। जी। तो पहला जो झटका हमको लगा, उन्होंने कहा आप फ्री बॉक्स भेजिए, हमने फ्री दूसरे बॉक्स भेजे और उन्होंने कन्वर्जन का, एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में निकाल के माल रखने का 30 रुपए बॉक्स हमसे चार्ज किया, डिब्बा 3 रुपए का था। तो वो हमें एक सीख मिली कि कहीं भी जो हम करते हैं उनको कहाँ हमें ध्यान देना चाहिए, उस टेम्परेचर का। और उसका एक और चीज शेयर करना चाहूंगा, जब उस कंपनी के साथ हमने 3-4 साल काम किया, उस कंपनी के डायरेक्टर से एक बार इंडिया आए, उन्हें कुछ नया पैकेजिंग में डेवलप कराना था और दे हैव स्पेंट 60,000 पाउंड्स ऑन डिजाइनिंग। जी। जब वो डिजाइन यहाँ लेकर आए, हमारे पास लेकर उन्होंने हमें बताया कि हमने ये 60,000 पाउंड्स में डिजाइन हमने रेडी कराई है और इसमें अब हमारी पैकेजिंग जाएगी।
हमने उनसे कहा हमने क्या इस पैकेजिंग में हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, जिससे हम्म, लुक में चेंज नहीं होगा बट हाँ कॉस्ट में बहुत चेंज हो जाएगा। जितना मटेरियल वो यूज कर रहे थे वो 40% की सेविंग हमने उन्हें करके दी। जी। सो इट वाज उनके लिए आश्चर्यजनक था। वो सिर्फ एक ही बात को सिर पकड़ के बैठे हुए थे कि हमने जो 6 महीने वेस्ट किए वो क्यों किए, हम पहले आपके पास क्यों नहीं आए। और 60,000 पाउंड भी, जो कि डेफिनेटली करीब करीब 60 लाख रुपया होता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो तो वो, उनका यही था। उसके बाद उनका एक ही सवाल वो आता था जब भी कोई नई पैकेजिंग आई तो उनका था वी नो यू कैन डू इट। तो आपने अपनी प्रसिद्धि अपने काम से और अपनी ईमानदारी से कमाई, और देश नहीं विदेशों में भी। लेकिन उसके बाद आपने एक स्कूल खोला। तो ये स्कूल किसके प्रोत्साहन पे या किससे प्रेरित होकर आपने खोला, और वो स्कूल के बारे में थोड़े सा बताना चाहेंगे हमें? आप लोगों ने MIS का नाम सुना होगा, मसूरी इंटरनेशनल स्कूल। जी। मेरे पिताजी, मेरी भतीजी वहां पढ़ी हुई है। एक बार माताजी पिताजी उसे लेने के लिए वहां गए हुए थे। तो वहां जितनी समस्याएं और जितनी चीजें थी, जितनी कॉस्ट थी, उस कॉस्ट में देखते हुए वहां जो बेनिफिट्स मिल रहे थे वो बहुत कम थे। पिताजी वहां एक दिन रहे, उनका मन बहुत था, उन्होंने कहा भाई हम कोई ना कोई इस तरीके का इंस्टीट्यूट अलीगढ़ में खोले जो यहाँ से बच्चे जो वहां जाते हैं, कम से कम हम वो माहौल नहीं दे सकते हिल्स का, कोई बात नहीं, बट एनवायरमेंट एजुकेशन का जो हो वो इस स्तर का हो। और उन्हीं की इच्छा को मद्देनजर रखते हुए हम भाई लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग अपनी मदर के नाम से कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल, एक इंटरनेशनल लेवल का स्कूल हमने स्टार्ट किया, और आज वो अलीगढ़ के टॉप के स्कूल्स में से एक है। तो कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक है ये स्कूल? ये प्ले ग्रुप से लेकर 12th तक है। 12th तक है। और कौन सा बोर्ड इसमें है आपका? CBSE। CBSE बोर्ड। तो कभी आपके मन में आया कि IB बोर्ड या IGSE बोर्ड, इनमें से कोई सा जो बोर्ड है बाहर के, उन्हें लेने एक्चुअली मैं खुद का आपने मन में विचार किया? क्योंकि आजकल जैसे IB बोर्ड चल रहा है सारे अच्छे अच्छे स्कूलों में, बाहर मेट्रोज में, बड़े शहरों में। जी, मैं एक्चुअली एजुकेशन में पहले से रहा और मैंने काफी तैयारी भी की। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो लेवल है वो CBSE उसमें सबसे बेहतर आता है। जी। तो एक ये था कि बच्चे जो आगे जाना चाहते हैं उनको जितनी आसानी CBSE बोर्ड से होती है उतनी किसी से नहीं होती, और जब हम इसका एक्सपीरियंस लिए हुए हैं तो हमें उसे ही करना ज्यादा बेहतर लगे। तो आप जैसे ये स्कूल चला रहे हैं, तो कितने वर्ष हो गए इस स्कूल को चलाते हुए, और इसको आप में से कोई देखता है पर्सनली, या ये पूरा प्रोफेशनली मैनेज्ड है? ये 2007 से हमने स्टार्ट किया। प्रोफेशनली मैनेज्ड है, लेकिन बड़े भाई उसको देखते हैं। वो सिर्फ इतना देखते हैं कि वो ऑफिस में केवल एडमिनिस्ट्रेटिव जो चीजें हैं उनको देखना है, और वो भी सिर्फ 2 घंटे के लिए दिन में। बाकी वहाँ जो स्टाफ है या जो हमारे प्रिंसिपल्स और अधिकारी हैं वो इसको चलाते हैं। जी। अच्छा, इसके बाद आपने फिर ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में आप गए, आप ट्रिनिटी बिल्ड टेक में। ये भी आपकी परिवार की कंपनी है, और तो आपका मन में इसमें जाने का, क्योंकि आप बहुत पैकेजिंग में इतना नाम कमा रहे हैं, पैसा शोहरत सब कमा रहे थे, तो इसमें जाने का आपको कैसे विचार आया? हम पांचों भाई एक साथ जब बैठते हैं, अब हमारे बच्चे भी बड़े होकर आगे आने लग गए हैं, तो हमको लगता है कि कुछ चीजें इस तरीके की डाइवर्सिफाई होनी चाहिए। क्योंकि बिजनेस का जो तरीका है वो पिछले 20 सालों में आपने देखा हो, मोजर बेयर कितनी बड़ी CD की कंपनी थी, कहाँ है? कहीं नहीं। तो डेफिनेटली कुछ चीजें ऐसी हैं कि हम कुछ उनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो पता नहीं भविष्य किस चीज का हो। जब हम एक साथ काम कर रहे हैं तो हम इस तरीके से डाइवर्सिफाई अपने आप को कर लें कि कम से कम किसी भी आने वाली व्यवस्था में हम लोग एकदम से आउट ना हो जाए। हालांकि हम ये जानते हैं कि पैकेजिंग का जो काम है वो परमानेंट काम है और इसमें लगातार एडवांसमेंट होता रहता है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये आपने बताया है कि स्मार्ट सिटी के लिए है, तो ये क्या सिर्फ उन्हीं अलीगढ़ या जो भी आसपास की स्मार्ट सिटी है, या पूरे इंडिया में जो जो भी स्मार्ट सिटी बन रही है वहां भी आप इसका कार्य क्षेत्र बढ़ाने का सोच रहे हैं या सोचा हुआ है? अभी लाल साहब इसको हमको शुरू किए हुए 2 साल हुए हैं, और 2 साल में हम 88 करोड़ का एक काम कर चुके हैं और 27 करोड़ का एक कर चुके हैं, और अभी इन दोनों का फाइनलाइजेशन चल रहा है। और हमारा विचार इसमें आगे बढ़ने का है, और भी जो आसपास के स्मार्ट सिटीज हैं उनमें भी आगे जाने का है। अब आपको मैं थोड़ा सा ले जाना चाहूंगा आपकी समाज सेवा की ओर। रोटरी इंटरनेशनल, सबको पता है कि ये एक बहुत अग्रणी समाज सेवी संस्था है,
और जिसने बहुत बहुत कार्य किए हैं। तो आपके मन में कैसे विचार आया कि आप रोटरी को ज्वाइन करें? और क्योंकि आप जब भी ज्वाइन किया, एक तो कब आपने ज्वाइन किया, किस एज ए मेंबर ही ज्वाइन किया होगा शुरू में, और उसके बाद आप इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचे, तो थोड़ा सा इसको हमें विस्तार से बताएं तो हमारे दर्शकों को उसका लाभ होगा। मैंने सन 2000 में रोटरी को ज्वाइन किया, और इसे ज्वाइन किया नहीं कह सकते, ये मान लें कि इसको जबरदस्ती मुझको ज्वाइन कराया गया। मेरे एक मित्र थे, उनका कहना था, और मैं रोटरी क्लब को इस तरीके का मानता था, क्लब में जो एक्टिविटीज होती है, क्लब के नाम से जो जाता है, ड्रिंक्स और वो सब चीजें, मेरा परिवार उनसे दूर रहा है। तो हमेशा ये रहता था कि भाई इस कल्चर में मैं अपने आप को फिट महसूस नहीं करता। तो एक ये था, उन्होंने जबरदस्ती जिद करके कि नहीं नहीं, रोटरी अलग चीज है, आप इसको ज्वाइन करिए, और उन्होंने मेरी फीस को डिपॉजिट करा दिया। उसके बाद मेंबरशिप मेरे पास भेज दी कि आप ज्वाइन कर चुके हैं, नाउ इट्स योर चॉइस कि आप कुछ करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। और सबसे अच्छी बात क्या थी, उस टाइम पोलियो प्लस का कार्यक्रम चल रहा था रोटरी का जी। मैं पहले कार्यक्रम में गया, जिस तरीके से सड़कों पर बसों को, रिक्शा को रोककर दवा पिलाई गई, जिस तरीके से काम किया गया, वो मेरे दिल में इतने गहरे तक पहुंचा कि मैं उसका परमानेंट मेंबर बन गया। और पहले ही वर्ष मुझे अपने क्लब के बोर्ड में ले लिया गया, मेरे कार्य को देखते हुए। और उसके बाद शायद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, हर पद पर काम किया क्लब के। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में भी मुझे इतना प्यार मिला लोगों का, तो अपने आप, और मेरा जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में मैं निर्विरोध चुना गया, उसी चीज को देखते हुए कि मेरा जो पीछे कार्य क्षेत्र था वो 20 साल का और लगातार काम का। तो आप जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बने वो निर्विरोध बने जी। और तो आपने जैसे पोलियो का आपने जिक्र किया, तो सर्वविदित है कि रोटरी इंटरनेशनल ने बहुत बढ़ चढ़ के पोलियो का उन्मूलन का जो कार्य किया है, वो कोई भी संस्था ने नहीं किया, बल्कि ये तो अभी कोई अगर गूगल सर्च भी करता है तो रोटरी इंटरनेशनल का नाम आता है। तो आज जब इतना बड़ा पेंडेमिक कोविड का चल रहा है, तो क्या कभी आपके मन में, अब क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बन चुके हैं, क्या आपके मन में विचार आया कि क्यों ना हम रोटरी इंटरनेशनल कोविड को भी इसी तरह टेकअप करे? क्योंकि अभी बहुत लोगों के मन में वैक्सीन के लिए काफी शंका रहती है, हेजिटेशन है, तो उस शंकाओं को दूर करना, उस हेजिटेशन को हटा के अगर रोटरी आगे बढ़ के चढ़ के करे तो हो सकता है कि कल कोविड में भी आप लोग बहुत अग्रणी हो जाएं वैक्सीन में। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? बिल्कुल बिल्कुल सच बात है, और हम लोग इस बात को जानते हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह हमारे दिमाग में है। कोविड ने कोविड एक्शन प्लान के नाम से काम शुरू कर दिया है, और इस कार्य को हमको शुरू किए हुए करीब 8 महीने हो चुके हैं। और आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि तमिलनाडु में हम जो वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, उसमें तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमारी उत्तर प्रदेश में भी बात चल रही है, हम लोग अलग अलग राज्यों में बात कर रहे हैं सरकारों से। जहां भी सरकार को हम अपनी मदद ऑफर कर रहे हैं, या तो जैसा आपने कहा वैक्सीनेशन को हेल्प करने के लिए कि वैक्सीन लोग लगवाएं ज्यादा से ज्यादा, जागरूकता रैलियां। प्रधानमंत्री जी ने एक अनुरोध किया था फरवरी में कि लॉयंस और रोटरी जैसे संगठन इसमें हमारी हेल्प कर सकते हैं, और उसके सही तीसरे दिन हमारे डिस्ट्रिक्ट द्वारा एक कार रैली निकाली गई, जो करीब 2500 किलोमीटर चल के और सारे शहरों को जगाती हुई वैक्सीन लगाने के लिए हम लोगों ने उसको किया। और हम लोग आज भी इसके प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। खुद जिस दिन हमारा कोई भी मेंबर वैक्सीन लगवा के आता है, एक फोटो सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है कि यह पूरी तरह सेफ है और हमारे फायदे के लिए है। तो इतना काम तो हम शुरू कर चुके हैं, और वैक्सीनेशन में भी गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास मैसेजेज हैं कि आप लोग 100-100, 200 के ग्रुप में लोगों को इकट्ठा करके हमें वैक्सीनेशन कराइए। दैट वी आर डूइंग। ये तो बहुत बढ़िया आपने बात बताई कि इस तरह अगर रोटरी और लायंस या और समाज सेवी संस्थाएं इस तरह आगे आएंगी, तो मैं सोचता हूं कि जो वैक्सीन की एक हेजिटेंसी है हम लोगों के दिमाग में, जो एक भ्रम पैदा किया गया है, वो हटाया जा सकता है। अभी मेरे कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग में आप ही के साथ के बैच नहीं कहूंगा, क्योंकि रोटरी क्लब में बैच वर्ड नहीं यूज होता, लेकिन आपके साथ के ही रोटरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है मुंबई के रोटेरियन राजेंद्र अग्रवाल, वो मेरे कार्यक्रम में आए थे, और वो बता रहे थे कि उन्होंने काफी वहां के जो क्लब्स हैं और जो आपका रोटरी इंटरनेशनल है, काफी जो बच्चों को हृदय रोग की प्रॉब्लम होती है, उसमें रोटरी काफी कार्य कर रहा है। तो क्या ये कार्य सिर्फ मुंबई तक या वहां के रोटरीज में सीमित है, या पूरे इंडिया में है? आपका रोटरी क्लब या आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी इसमें अग्रणी है?
बिल्कुल, हमारा डिस्ट्रिक्ट भी इसमें काम कर रहा है। ये पैन इंडिया प्रोजेक्ट है और इसमें जिन बच्चों के दिल में छेद होता है उनके बच्चों के ऑपरेशन हम लोग टोटली फ्री कराते हैं। गिफ्ट ऑफ लाइफ के नाम से ये कार्यक्रम है और मैंने इस साल अपने डिस्ट्रिक्ट में 1000 ऐसे बच्चों के ऑपरेशन कराने का लक्ष्य रखा है जो पूरी तरह मुफ्त होगा। ये तो बहुत बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं आप रोटेरियन मुकेश सिंघल साहब, क्योंकि आज आप उन बच्चों को, जो भी गरीब बच्चे हैं जिनके, क्योंकि वो उनके उसमें कोई कुछ योगदान नहीं है कि हृदय में वो जब पैदा हुए तो छेद है और दिल में छेद होकर अगर उसको आप बंद कराते, क्योंकि उसमें भी जो मेरे को पता है कि करीब 2-3 लाख का खर्चा हो जाता है अमूमन, तो अगर वो रोटरी क्लब दे रहा है तो ये बहुत बड़ा लक्ष्य भी है और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और कोई ऐसा कार्य जो आप अपने इस बार करना चाहते हैं, इस बार डिस्ट्रिक्ट गवर्नरशिप में, जो आप सोचते हैं कि वो समाज के लिए एक बहुत ही आगे के लिए बहुत अच्छा सिद्ध होगा, उस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? गोयल साहब, अभी हमारे सेशन शुरू हुए, आज चौथा दिन है और हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट सबसे पहले जुलाई में पकड़ा है। 1.5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है हमारा, जिसमें मैक्सिमम सर्वाइवल हो। हमने उसके लिए तमाम यूनिवर्सिटी और स्कूल से बात की है कि उनके अहाते में हम ये पौधे लगाएंगे जिससे कि उनका सर्वाइवल रह सके। और बहुत जानकर आपको अच्छा लगेगा कि करीब 30,000 पौधे हम इन 4 दिनों में लगा चुके हैं और हमारा ये लक्ष्य 1 से 31 तारीख के बीच पूरा होना है और मुझे उम्मीद है कि हम इससे ज्यादा लगा पाएंगे। तो जो ऑक्सीजन की कमी आप देख रहे हैं, वो हम लोगों को यही शिक्षित कर रहे हैं कि अभी आप इतनी पेंडेमिक में देख के चुके हैं कि ऑक्सीजन कितनी शॉर्ट होती है, कैसे होती है। तो अगर हम उस कमी को खुद पूरा कर पाए कहीं तक तो बहुत बढ़िया काम रहेगा ये। इसके अलावा हम ब्लड बैंक, कुछ डायलिसिस यूनिट और एक हार्ट के फ्री ऑपरेशन जो स्टंट डलते हैं, उसका भी एक लक्ष्य है हमारा कानपुर में एक ऐसी यूनिट लगाने का। एक ऐसी यूनिट हमारी आगरा में ऑलरेडी काम कर रही है। ये तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आज जो ऑक्सीजन की बात आपने जिक्र किया और सबने देखा कि पेंडेमिक में बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन जो वृक्षारोपण आपने बताया कि वृक्षारोपण, हम ये देखते हैं कि ज्यादातर जब मानसून आता है, बरसात आती है, लोग बाग वृक्षारोपण जरूर करते हैं, लेकिन उनका रख रखाव में किसी का ध्यान नहीं जाता और उस वक्त बाद में बहुत ही कष्ट भी होता है बड़ा, क्योंकि वो अर्थ का अनर्थ हो जाता है कि आपने वृक्षारोपण तो किया लेकिन वो आगे नहीं चला। तो ये जो आप कर रहे हैं, मैं सोचता हूं कि बहुत ही अच्छी सेवा रहेगी, आज के लिए नहीं, आगे के लिए। और ये जिसे हम इंग्लिश में कभी कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि आप आगे की पीढ़ी के लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं। तो अब आपके से बहुत कुछ जानना चाहेंगे, क्योंकि आपके पास बहुत कुछ है बताने को, लेकिन समय अभाव है। तो चलते चलते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को, क्योंकि आज युवा पीढ़ी खासकर इस 1.5 साल से, जब से ये पेंडेमिक आया है, थोड़ा अपने को दिशाहीन महसूस कर रही है। वो चाहती है कोई उन्हें सही मार्गदर्शन दे जिससे कि वो सही आगे चले। आपको पता है लॉकडाउन है, स्कूल कॉलेजेस काफी जगह बंद हैं, जहां खुले भी हैं वहां पे ऑनलाइन एजुकेशन है, तो एक सही दिशा नहीं मिल रही। आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश बहुत छोटी छोटी 4 बातें मैं बच्चों से कहना चाहूंगा और सबसे पहले शुरुआत करूंगा पहली बात उनके पेरेंट्स से। इस पेंडेमिक में हमने पाया कि मटेरियलिज्म, जो पैसा है, वही सब कुछ नहीं है। वक्त, समय, प्रेम, परिवार, ये सबसे ऊपर है। अगर हम इस पेंडेमिक में अपने बच्चों को ये शिक्षा को दे पाए कि ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में, इनके साथ साथ आप मटेरियलिज्म की सोचेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मुझे लगता है कि बहुत, इसे कह सकते हैं आप, एक सेटबैक जरूर है लेकिन एक नई सीख देके जा रहा है, एक नई तरीके की चीज दे रहा है। पहली बात, केयर एंड शेयर। बच्चों, इस माहौल ने हमको सिखाया कैसे केयर करनी है और जो कुछ हमारे पास है उसको अगर दूसरा सर्वाइवल के लिए परेशान है तो हमको शेयर भी करना है। सो केयर एंड शेयर। दूसरी, फैमिली फर्स्ट। बच्चों के दिमाग में एक बात आती थी, मोबाइल और टीवी लेकर बैठ जाते थे, लैपटॉप लेकर। मैं ये नहीं कहता ये बुरे हैं, पर इनकी अति बुरी है। हाँ, इस 1 साल में उनको समझ में आया कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए परिवार इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए, आज ही नहीं, आगे भी फैमिली इज ऑलवेज फर्स्ट। जी। बात मैं कहना चाहूंगा, ये हमारे शेखर मेहता जी कहते हैं, आरआई प्रेसिडेंट, सर्विस इज द रेंट वी पेड फॉर लिविंग हियर। अगर हम कोई सेवा कर रहे हैं तो वो किसी पे एहसान नहीं कर रहे, हमें इस धरती पर रहने आए हैं। हमको ऊपर वाले ने एक ऐसी जगह भेजा जहां हम अच्छे से रह पा रहे हैं, अच्छे से सरवाइव कर पा रहे हैं, तो उस चीज को हम औरों तक ले जाएं, औरों का जीवन सुखमय बना पाए। और रोटरी है क्या? रोटरी है भी यही। किसी भी आदमी के चेहरे पर अगर आप दिन में एक मुस्कुराहट ला पाते हैं तो आपने रोटरी को चरितार्थ कर। जी।
और चौथी बात, सर्विस अबव सेल्फ। अपनी जरूर सोचिए, परंतु जब वक्त आए तो अपने से ऊपर उठ के भी सोचिए, औरों के लिए सोचिए। तभी ये देश और हमारा विश्व बेहतर होगा और हम सब लोग एक बेहतर नागरिक की तरह से रह पाएंगे। बहुत बहुत बढ़िया बातें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद रोटेरियन मुकेश सिंघल जी आपका कि आप हमारे संग जुड़े और आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। आपको सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आपने इतनी प्रेरणादायक बातें बताई हैं, बहुत इसी तरह आप आगे भी प्रेरणा देते रहें और भी आप रोटरी में अपने व्यवसाय में काफी बढ़े। आप रोटरी इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट बने भविष्य में, और आपको साधुवाद दूंगा, बहुत बहुत आपको धन्यवाद दूंगा कि आप हमारे संग जुड़े। और आज का कार्यक्रम कल, आज और कल लाल गोयल के संग का सीधा प्रसारण V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से संवाद सारों का न्यूज के अलावा फेसबुक और यूट्यूब पे भी किया गया। And our endeavor is to bring to you every day a new topic in our morning edition of Media Conference with Lal Goyal at 10:30 a.m. And tomorrow the topic is reopening of higher education institutions. And our panelist are Mr. Ramesh Ravilan, entrepreneurship educator, mentor and master trainer, Satara, Maharashtra. Professor Dr. Janeshwar Pai Marur, Professor Justice K.S. Hegel Institute of Management, Nitte. Dr. Kathleen Nirmala, Associate Professor and Research Guide, St. Agnes Center for Postgraduate Studies and Research, Mangaluru. Dr. Nagendra S, Department of BVOC, Retail and Supply Chain Management, SDM College, Ujre. So please tune in tomorrow for Media Conference with Lal Goyal at 10:30 a.m. बहुत बहुत धन्यवाद रोटेरियन मुकेश सिंघल आपका कि आप जुड़े और इतनी अच्छी अच्छी आज आपने बातें बताई हैं। बहुत और कुछ सुनना चाहते हैं, समय भाव है, लेकिन बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों आपका कि आप हमारे संग जुड़े और आप